हाजिर हम उर्दू दुनिया का नंबर 1 डिबेट शो आज का मुद्दा। तो अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने आखिरी सुनवाई बुध की शाम 4 बजे पूरी कर ली है और अपना फैसला महफूज रख लिया है। इशारे मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नवंबर में इस पर फैसला सुनाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ सकता है। आज 40वें और आखिरी दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने पर उससे पहले हिंदू फरीकों की तरफ से दलीलें रखी गई और उसके बाद मुस्लिम फरीक ने दलील रखी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह की तरफ से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से पेश किए गए एक नक्शे को फाड़ दिया। नक्शा पुराने दस्तावेज के तौर पर पेश किया गया था। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालिसी पैनल को अपना केस वापस लेने की कुछ शर्तों के साथ तजवीज भी पेश की। हालांकि मुस्लिम फरीकों का कोर्ट में कहना है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो दीगर फरीक हैं उनका कहना है। तो पूरा मुल्क ये चाहता है कि इस 70 साल पुराने मामले में अब जल्द से जल्द फैसला आ जाए। तो क्या कुछ कहना था इस मामले से जुड़े हुए लोगों का, वकला हजरात का, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं। शकील साहब, कितने मुतमईन हैं इस सुनवाई से? जो 40 दिन की सुनवाई हुई, मुस्लिम पक्ष कितना मुतमईन है? बहुत मुतमईन है। पूरा हमारा आर्गुमेंट बड़े ध्यान से सुने गए, नोट्स बहुत अच्छे लिए गए। अच्छा, अभी क्या तवक्को आप कर रहे हैं, क्योंकि जो शवाहिद, जो सबूत आपकी तरफ से पेश किया गया, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं? हमारी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत मजबूत हैं। एक खबर बड़ी उड़ती रही दिन भर सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर कि चूंकि आप वकील भी है, तो क्या उसमें सच्चाई है? आप उसको थोड़ा सा। मेरे पास ना तो कोई मेल आया है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस आया है, किसी तरह का नहीं आया। अच्छा, एक सवाल आखिरी है कि तो क्या आगे उस अगर कोई भी मध्यस्थता की बात होती है अब, तो उसकी कुछ कानूनी तौर पर कुछ बनता है क्या? आप चीजें क्लोज तो जजमेंट का वेट होगा। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कह दिया जजमेंट रिजर्व, अब क्या कर मध्यस्थता। तो मुस्लिम पक्ष के जो और खासतौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील है शकील साहब, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास इस तरह, क्योंकि दिन भर आज ये बातें आती रही कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सेटलमेंट की बात कही गई है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह की बातें उनके सामने नहीं आई और अब चैप्टर क्लॉज हो चुका है, अब सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा केस मुस्लिम पार्टीज़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत और क़ुव्वत और सबूतों की बुनियाद पे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे लड़ा है और पूरी बहस मुकम्मल हो चुकी है। अब उसमें कौन पार्टी क्या कह रही है वो हम नहीं समझते कि कोई ख़ास मायने रखता है, और बहरहाल फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही को फ़ाइनल करना है। और हम लोगों को पूरा इत्मीनान और यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सबूत हैं उसकी बुनियाद पर ही फ़ैसला होगा। अब क्या फ़ैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि किसने क्या हलफनामा दिया है, ये तो उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं और इस सिलसिले में हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अब तो पूरी सुनवाई भी मुकम्मल हो चुकी है और केस में कोई एक पार्टी नहीं है बल्कि कई पार्टीज़ हैं। तो अब ये देखना है कि हम लोगों की तो जाहिर सी बात है पूरी आस्था मुल्क के अदालत में, मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क के हक़ और इंसाफ के निज़ाम में है। तो हमारी आस्था का भी ख्याल और उसका भी पूरी तरीक़े से एहतराम किया जाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। जजमेंट रिजर्व किया है। कोर्ट ने ये कहा है जो भी पार्टीज को अपने रिटर्न सबमिशंस देने हैं वो 3 दिन के अंदर अपने रिटर्न सबमिशंस दे सकते हैं मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे, और कोर्ट ने सारी पार्टीज को हेयर करने के बाद आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है उससे पहले कभी भी फैसला डिलीवरी ऑफ जजमेंट हो सकता है। मेरा एक सवाल है कि 1:30 बजे 2 बजे के बाद लंच के बाद क्या हुआ सुप्रीम? देखिए लंच के बाद में कागज फाड़ने के संदर्भ में राजीव धवन साहब ने कहा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है बाहर मीडिया में, जिसपे जस्टिस गोगोई ने लाइटर साइड में कहा कि आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे कहने पे कागज फाड़ा गया और ये बात आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या लंच के बाद? देखिए लंच के बाद राजीव धवन साहब ने अपने आर्गुमेंट्स किए। हिंदू महासभा की तरफ से हरिशंकर जैन पेश हुए तो उन्होंने अपने रिटर्न सबमिशन से कंपाइलेशन में सुप्रीम कोर्ट सामने फाइल किए। राजीव धवन साहब का कहना यह था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय यूजर का यहाँ पे हमने प्लीड की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा
कि जो कॉन्करर्स के राइट हैं वो आज के लीगल इंडिया में उसकी वैल्यू है, और वहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद के अंदर हिंदू घुस के पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए हिंदुओं का वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिस हलफनामे की चर्चा थी वो मुकदमा वापस लेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट पे कोई चर्चा नहीं हुई। इससे पहले खबर यह आ रही थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड केस को वापस लेगा। बोर्ड के चेयरमैन ने मुकदमा वापस लेने का हलफनामा सालिसी पैनल के रुकन श्रीराम पंचू को भेजा है। हमारे पास कोई सेक्शन ऐसे नहीं आए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा विड्रॉ कर रहा है, तो जब कोई नहीं आया तो हम कह रहे हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है, दावा विड्रॉ, हम बहस कर रहे हैं, बहस करके उड़ने जा रहे हैं। तो आइए 5 सवाल में हम आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बहुत देर कर दी? अगर इस तरह की सालिसी की पहल करनी थी, कोई तजवीज रखनी थी, तो पहले क्यों नहीं रखी गई? दूसरा सवाल, क्या अब सुलह और समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? अब तो कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया, और वैसे भी कोर्ट ने कहा था कि आपको बाहर जो करना कीजिए, कोर्ट की कार्रवाई तो अपने तरीके से चलेगी। तीसरा सवाल, किसकी दलीलों में है कितना दम? आज भी बहुत सारी बातें रखी गई, पिछले 40 दिनों में बहुत सी बातें रखी गई, उस पर भी चर्चा करेंगे। चौथा सवाल है, सबसे लंबे चले मुकदमे में कब कब क्या क्या दलीलें और तजवीजें पेश की गई हैं? और पांचवा सवाल, क्या सोच रहे हैं इस वक्त मुल्क के अवाम? मुल्क के अवाम ये तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का फैसला आ जाए, ताकि एक रास्ता निकले और जिसके भी फेवर में ये फैसला आए वो इसको एक्सेप्ट करे, और अब दूसरा पक्ष भी इसको एक्सेप्ट करे और आगे मामला बढ़े, जिंदगी आगे बढ़े, क्योंकि मामला बहुत सालों से लटका हुआ है। और 6 दिसंबर 1992 के बाद से मजीद इस मामले के चलते देश में अक्सर तनाव बन जाया करता है, या अक्सर कई तरह के मामलात इससे जुड़े हुए हैं, जिसके बाद अब ये फैसला अगर आ जाता है किसी के भी फेवर में तो वो बेहतर होगा, देश इससे और आगे निकलेगा। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, नौजवान वकील आशीष चौबे साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, आपका खैर मकदम है। मैं आपसे बहुत सारी बातें केस के हवाले से जानने समझने की कोशिश करूंगा। आचार्य संजीव अग्रवाल जी हैं, होंगे मेरे साथ थोड़ी देर बाद। हिंदू धर्मगुरु हैं, मुफ्ती शोएब काशमी साहब भी हैं, शोएब कासमी साहब होंगे मेरे साथ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आप जुड़े हुए हैं, और मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब भी स्टूडियो में होंगे थोड़ी देर बाद हमारे साथ। इन तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात से हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आशीष चौबे जी से बात करना चाहता हूं, कानूनी पहलुओं को समझना चाहता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है, उस पर तो हम कोई बात करेंगे नहीं आशीष जी, ना ही किसके दावे में कितना दम है या किसके सबूत में कितना दम है, ये भी हमें इसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना और देखेगा। सवाल ये है कि 40 दिनों में जिस तरह से तमाम शवाहिद रखे गए हैं, तमाम बातें रखी गई हैं दोनों पक्षों की जानिब से, आप एक कानून के जानकार के तौर पर उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। 40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं, और उम्मीद है कि 15 नवंबर तक अपना फैसला इस पर सुनाएगी। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया है सारे पक्षकारों को, फोल्डिंग ऑफ रिलीफ के लिए जी। तो फोल्डिंग ऑफ रिलीफ में मेनली या सिविल केसों में होता है ऐसा, और भारत के संविधान के आर्टिकल 142 में और सीपीसी के 151 में ऐसी प्रोसीडिंग है कि सारे पक्षकार जो मांग कर रहे हैं उस पक्ष से हटकर इसका क्या रास्ता निकल सकता है, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 डेज का रिटर्न सबमिशन सारे पक्षकारों से मांगा है। इस पर क्या पक्षकार अपना सुझाव देते हैं और कोर्ट इस पर कितना अमल करता है, ये भी देखने लायक विषय रहेगा। जी, मतलब इसको हम सीधे तौर पर सालिसी या समझौते की आखिरी कोशिश भी कह सकते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के जरिए करवाई जा रही। जी बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समझौते के लिए पहले पहल किया था, समझौते के लिए कमेटी भी बनाई थी, लेकिन उस समझौते की कमेटी की रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई, उसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है। क्या है उसको ओपन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट सारे एविडेंस को ध्यान में रखते हुए, सारे समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर करे, यह लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अपना आदेश देगा वह साक्ष्य के आधार पर ही देगा।
बिल्कुल, शवाहिद के सबूतों के आधार पर ही देगा। अगर हम आज की बात करते हैं और ये जो खबर चली थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा वापस लेना चाहता है, अपना केस एक तरह से वापस लेना चाहता है, इसको हम किस तरह से देखिए? हालांकि दूसरे फरीक जो इसी केस से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि इसमें कई पार्टियां हैं और हम मजबूती से लड़ रहे हैं, किसी एक के पीछे हटने या इस तरह की बात कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड का सुबह ऐसा न्यूज आई थी कि उन्होंने हलफनामा दायर करके कहा है कि हमें वो डिस्प्यूटेड जो लैंड है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लॉयर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि हमने इस तरह का कोई भी फाइल सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया हुआ है। ये बात साफ हो गई हालांकि दिन भर में, लेकिन जिस तरह से आखिरी मूवमेंट पर अगर ये अफवाह भी है या एक कोशिश भी हो सकती है, थोड़ी भी अगर कोई कार्रवाई किसी ने किया होगा या सोच रखा होगा, तो आप इसको एक कानून के जानकार के तौर पर किस तरह से देखते हैं? एक पक्ष में से भी कुछ फरीकों के पीछे हट जाने से क्या मामले पर कोई असर पड़ता है? जी, मामले पर असर तो पड़ेगा। समझौते की एक पहल है ये भी कि लास्ट टाइम में पहल पहले करनी चाहिए थी, लास्ट मोमेंट में पहल किया जा रहा है, तो समझौते पर कोई इसका खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सुनवाई ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पर समझौते का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से पर आज भी कहा कि हम जो है अपना फैसला सुरक्षित रख लिए हैं। इसको 15 नवंबर से पहले होपफुली, चूंकि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रोसीडिंग हुई ही नहीं है, तो इस पर बहुत आर्गुमेंट करना मेरे समझ से ठीक नहीं रहेगा। एक वकील के तौर पर आप राजीव धवन जी की इस कोशिश को कैसे देखते हैं? क्या वो इतना ज्यादा बेचैन हो गए कि एक नक्शा अगर रखा गया दूसरे पक्ष की जानिब से तो उसे ही फाड़ दिया? और अभी आपने सुना भी कि बाद में लाइटली जज साहब ने कहा कि आप बाहर ये कह सकते हैं कि हमने कहा था, लेकिन ये जो तरीका है इसको आप कैसे देखते हैं एक वकील के तौर पर? देखिए, कोर्ट की बहुत रूल रेगुलेशन होती है और कोर्ट का बहुत नियम होता है। कोर्ट में एक मैनर होता है। लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो एक सम्मान के साथ एक जज का ऑर्डर करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस तरीके का जो व्यवहार उनका किया गया, यह व्यवहार शोभनीय नहीं है। यह कोर्ट के लिए, तमाम वकीलों के लिए और समाज के लिए, एक जो लॉयर की जो एक गरिमा होती है समाज में, एक लॉयर का जो जिम्मेदारी होता है, लॉयर को एक पेशेंस रखना होता है, अपनी बात कोर्ट के सामने रखने का एक तरीका होता है। और मैं झल्ला के कोई चीज करके कोर्ट में किसी कागज को फाड़ दूं और राम मंदिर के नक्शे को फाड़ा गया है, यह वह नक्शा है जो कि हाई कोर्ट में भी नक्शे को पहले मेंशन किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि कोई नया नक्शा है। पहले जो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के खंडपीठ लखनऊ का ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर में इस नक्शे उस पिटीशन में इस नक्शे को ऑलरेडी सबमिट किया जा सकता है। वही नक्शा यहाँ पर दिखाया जा रहा था और उसको इन्होंने फाड़ दिया। तो मेरे समझ से यह इतने बड़े लायर को यह अशोभनीय, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आचार्य संजीव जी के पास भी जाना चाहूंगा। आचार्य संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप हिंदू धर्म गुरु हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका, खैर मकदम है। और जिस तरह से ये पूरा मामला आज कहीं जाकर सुनवाई के तौर पर पूरा होता है, फैसला महफूज रख लिया गया है अदालत के जरिए, कभी भी आ सकता है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग और किस बिना पर? देखिए जी, वहां के बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला है, लेकिन जिस तरह विपक्ष के वकील का हरासमेंट है, जिस तरह उन्होंने कागज फाड़ा, तो मुझे उसके हिसाब से लगता है कि वहां पर निश्चित जगह पर श्री राम का मंदिर बनना तय है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि वहां पर श्री राम का मंदिर ही बनेगा, श्री राम का मंदिर ही बनेगा। लेकिन आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बात सामने आई थी, जैसा कि चर्चा थी, हालांकि शाम तक इन चर्चाओं पर एक तरह से विराम ही लग गया कि हम अपना दावा छोड़ते हैं, पर कुछ फरीक इसके लिए राजी नहीं है। इनकी इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं, कुछ शर्तों के साथ? हाँ, यही बात कह रहा। उन्होंने 5 शर्तें रखी थी और वो हल्फनामा देने का मतलब, उसमें शर्तें रखने का मतलब वो हल्फनामा ही नहीं बनता जी। वो हल्फनामा किस काम का जिसके अंदर शर्त रख के हल्फनामा दिया जाए? तो इसलिए उसका खंडन हो गया और उसको कोर्ट ने अमान्य कर दिया और वो वापस ले लिया गया। जैसा कि तो उसकी कोई बात नहीं है जी, जैसा कि वकील साहब, राजीव धवन जी ने जो कागज फाड़ा, जो नक्शा फाड़ा, अगर देखा जाए, जी सलाम इतना बड़ा टीवी चैनल है, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही काम किसी दूसरे पक्ष के लिए ऐसा कागज फाड़ दिया जाता तो पूरे देश में क्या होता, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये राम मंदिर का कागज था, उसका नक्शा था, फाड़ दिया, कोई बात नहीं, हम लोग चुप हो गए क्योंकि
हिंदू हमेशा शांति दूत रहा है, वो कभी झगड़ा में पहल नहीं करता। मगर क्या वकील साहब का इस तरह कागज फाड़ देना न्याय उचित है? क्या ये कोर्ट का मान्यता के खिलाफ जाता है? क्या ये जजों के खिलाफ जाता है? इसका क्या मतलब निकालना चाहिए हमें? मैं तो इसके अंदर वकील साहब की जल्लाद देख रहा हूं कि जैसे कोई हारा हुआ वकील होता है, वो स्थिति राजीव धवन साहब की थी। लेकिन जैसे अगले 3 दिनों तक कुछ और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट की तरफ से मांगे गए हैं कि बाकी सारे फरीक ये भी रखें कि बीच का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। हालांकि उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। तो क्या आपको अभी भी कोई सुलह की, कोई बीच के रास्ते की गुंजाइश नजर आती है? आम जनों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसके लिए कोर्ट ने कहा है हमारा दरबार खुला है, आप हमें डॉक्यूमेंट दे दो, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं जाने वाला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बचा हुआ हो, कि जो 2010 में सब तय हो गया है, वो कागज आ गए सारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो उसके बाद मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो आज भी छुपी भी हो। लेकिन उन्होंने 3 दिन रखे हैं, 37 दिन की सुनवाई हुई है और 3 दिन ये रखे हैं, इस प्रकार 40 दिन पूरे होते हैं और 17 तारीख से पहले उनका जजमेंट आ जाएगा। जी, 17 तारीख से पहले जजमेंट आ जाएगा। लेकिन इस देश की अगर हम बात करते हैं अगर आचार्य जी, तो इस देश की अपनी एक मिलीजुली संस्कृति है, सभी को यहाँ पर मिलकर रहना है। और ये जो मामला है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खटास बनाता रहा है और बहुत लंबे वक्त से 70 साल पुराना ये मामला है। आज जब ये खत्म होगा तो बिना किसी खटास के और खुशनुमा माहौल में पूरा हो तो क्या गलत है? इसके लिए आप तमाम लोगों को या सभी को क्या आपके हिसाब से पहल नहीं करनी चाहिए? नहीं है, हम तो हमेशा पहल करते आ रहे हैं। 1526 के अंदर ये मामला पहली बार झगड़े के रूप में आया। उसके बाद 1830 के आसपास इसके अंदर फिर झगड़े हुए, फिर ये कोर्ट में गया और कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता रहा। उसके बाद ये 1890 में सुनवाई हुई, 96 में सुनवाई हुई, 1902 में सुनवाई हुई, उसके बाद लगातार सुनवाई होती रही और 72 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ तो 70 साल से फिर इसमें मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें से चले गए। बहुत सारे लोगों ने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, साहब हम तो कोर्ट की बात मानने को तैयार है, 2010 के अंदर फैसला आ गया, जमीनों को बांट दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बीच के अंदर रविशंकर जी को डाल के इसके अंदर वार्ता की गई, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं आचार्य जी, जब जमीनों को बांटा गया तो दूसरा पक्ष भी, मुसलमानों के अलावा जो दूसरा पक्ष था वो भी तो कोर्ट की ही शरण में गया ना, उच्च अदालत की शरण में गया ना। हाँ, उच्च अदालत की शरण में जाना कहीं कोई दिक्कत की विषय नहीं है, लेकिन मध्यस्थता तो अभी पीछे ही हुई है 2018 के अंदर। तभी कौन सा कुछ हुआ? मध्यस्थता से कुछ नहीं होने का, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेटरशिप से कुछ होगा। लेकिन भारतीय भावनाएं प्रधान है, यहां पर बनना चाहिए तो सिर्फ राम मंदिर बनना चाहिए कि राम का जन्म। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं आचार्य जी, मैं आपकी जज्बातों की पूरी कदर करता हूं, लेकिन इस देश में संविधान है, कानून है और वो सबूतों की बिना पर चलता है। दोनों फरीकों ने अपने अपने सबूत रखे हैं, फैसला कोर्ट को करना है। लेकिन ये कहना, लेकिन बार बार ये कहना, इसको हम कैसे देखें कि हमारी आस्था भर का ही सम्मान किया जाए? इसको कैसे देखें? रिपोर्ट ASI की रिपोर्ट आपने देखी, उसके अंदर से क्या मिला वो देखा। उसके अंदर फूल मिलने हैं, उसके अंदर कमलदल मिलने हैं, उसके अंदर देवी देवताओं के चित्र मिल रहे हैं, उसमें राम जी का स्टैचू मिल रहा है। तो ये सब क्या मिल रहा है वहां पर? क्या ये मस्जिदों में होता है क्या? और भारत का कोई बाबर भारत का निवासी था क्या? वो एक आक्रांता था, वो तो यहां पर आतंक फैलाने आया, उसका काम हो गया, चला गया, उसको ऑनर के अंदर जो भी कुछ किया। लेकिन कल भी मेरे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मेहमान थे। उसमें से एक मेहमान ने बताया और एक वकील साहब भी थे, उन्होंने भी बताया कि मंदिर के सबूत तो मिले हैं, शवाहिद तो मिले हैं, लेकिन मंदिर तोड़े जाने की बात कहीं साबित नहीं हुई है। इसको कैसे देखिए? ऑनरेबल कोर्ट इस पर भी तो विचार करेगा। पता है ना, मंदिर जो टूटा है, कितने साल पहले टूटा है, क्या कोई सबूत है क्या इस बात का कि मंदिर को तोड़ते हुए मैंने देखा? क्या मैं 500 साल का व्यक्ति थोड़ी हूं? ऐसा तो कौन सा सबूत है आपके पास कि मीर बाकी ने बनाया? कोई सबूत है कि मीर बाकी ने बना दिया? अब बाबर तो यहां पर सबको पता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बाबर यहां पे एक आक्रांता के रूप में आया, तो वो उसके नाम पे भारत के अंदर बाबरी मस्जिद कैसे बन सकती है? यही पूछना चाहता हूं।
ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, हालांकि कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन जिन सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं, सिर्फ वकील साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आचार्य जी बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नाम है, इस बात पर एतराज होने की वजह से कहीं ना कहीं सबूत ये बात मजबूत हो जाती है, या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई इसके सबूत न मिलना, ये भी कहीं ना कहीं केस को कितना किस तरफ लेकर जाता है, इस पर भी जरा रोशनी डालिए। देखिए, यह जो केस है वहाँ मंदिर मस्जिद का पहले तो है ही नहीं है, वहाँ केस है और जमीन का है जी। जमीन का मालिकाना हक किसका हो या केस उसका है, ठीक है। तो जमीन का जिसको मालिकाना हक मिलेगा, ये टाइटल सूट है उसका, वहाँ वो वहाँ पर उसको पोजीशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही अपने आर्गुमेंट में जो हुए, उसने कहा कि मंदिर मस्जिद मामला नहीं है, टाइटल सूट है, जमीन के मालिकाना हक का मामला है। तो हॉनरेबल हाई कोर्ट ने 2010 में जमीन को डिवाइडेड बाय 3 किया था, लेकिन सारे पक्षकारों को यह जो है उनका हाई कोर्ट का ऑर्डर मान्य नहीं हुआ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के पहले की स्थिति थी उसको एज इट इज लागू कर दिया कि वही नियम रहेगा। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो जमीन का जो ऑनर है, जो जमीन के जो लैंड डिस्प्यूट है उसका कौन ऑनर होगा, इस पर सुनवाई चल रही है और जल्दी इस पर निर्णय आएगा। जमीन को लेकर के फैसला होना है। आचार्य जी, आपने भी सुना, फैसला जमीन के मालिकाना हक को लेकर है, आस्था को लेकर भी नहीं है, और ना ही वहां पर क्या था क्या नहीं था इसको लेकर भी नहीं है। जमीन किसकी है उसको लेकर है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है, ये तो शवाहिद की बिना पर, कागजात की बिना पर और बहुत सारी बातों की बिना पर जो इस देश का कानून है उसके मुताबिक तय होता है। राम की कसम खाना भी गलत है। क्यों राम की कसम खाते हैं? क्यों राम औषधि की बात करते हैं, अल्लाह वहां औषधि की बात क्यों नहीं करते? अगर राम को ऐसा ही लेके हिंदुओं की भावना से ऐसे ही खिलवाड़ करना है तो फिर तो राजनीतिकरण हो जाएगा ना इसका। फिर तो भावना तो कोई चीज ही नहीं रही ना। किस बात की दिवाली और किस बात का दशहरा और किस बात की ईद, फिर तो ये बात आ गई। अगर यहां भावना नहीं है तो फिर मानव कैसे हम लोग? क्या राम भावनाओं में नहीं है क्या? ठीक है आचार्य जी, मैं लौट रहा हूं आपके साथ। मेरे साथ मुफ्ती शोएब कासमी साहब भी हैं, एमआरएम के लीडर हैं, और लगातार ये बड़ी बात है कि राम मंदिर को लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लोगों के बीच जाते रहे हैं, और इनका संगठन, इनकी तंजीम इस मुद्दे पर मुसलमानों को एक करती रही है कि राम मंदिर का निर्माण उस जगह पर होना चाहिए क्योंकि जन्मभूमि वही है। मुफ्ती शोएब कासमी साहब, कैसे आप देखेंगे इन तमाम शवाहिद को? आज मेरा सवाल आपसे खास ये है कि आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दलील की बात सामने आई थी, तजवीज़ रखने की बात सामने आई थी कि हम केस वापस लेते हैं। शाम तक चीज़ें दूसरी बदल गई। दूसरे फरीकों ने भी, मुसलमानों ने भी कहा कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, जिसको जो करना करे, लेकिन हम तो लड़ेंगे। यह हमने अपनी बातें रख दी हैं, हमें फैसले का इंतजार है। आप सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस कवायद को कैसे देखते हैं अगर ये हुई है तो? देखिए, राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद का जो गिराया जाना और इस मुल्क में इस मुद्दे को पिछले 70 सालों से खींचा जाना, ये हमारे देश के लिए, देश की एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए और देश में रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुआ है। और इस मुद्दे को लेकर नफरतें इतनी बड़ी हैं कि लाखों फसादात और जानें इसमें गई, और पिछली सरकारें जो रही उन्होंने इस मुद्दे को इतना बढ़ाया कि वो देश के अंदर दरार का सबसे बड़ा सबब बना, और 130 करोड़ लोगों में जो दूरियां पैदा हुई हैं उसके जिम्मेदार वही लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं जो है इस पर सियासत कर रहे थे। इस बार पिछले जो 5.5 सालों के अंदर सरकार रही, इसने इच्छा शक्ति के साथ इस पर काम शुरू किया, मध्यस्थता के पैनल बनाए और कमेटियां बनाई, और उसका ये मानना था कि ये मुद्दा आपसी सहमति से हल होना चाहिए, किसी की हार और किसी की जीत नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश की जीत होनी चाहिए, देश की आवाम जीते और देश में सद्भावना बढ़े और देश में एकता आए इससे, और दुनिया में एक ऐसा मैसेज जाए कि भारत में 130 करोड़ लोग एक हैं। और इसी को लेकर अब तक भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मुफ्ती साहब, कहां कोई सालिसी मानने को तैयार हुआ? लोग कोर्ट में हैं। अब 40 दिन तक जो रोज सुनवाई चली उसमें दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया, वही फैसला सुनाएगा। मुस्लिम फरीक तो आज तक ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने कौन सी सालिसी में सहयोग किया, ये बताइए। बिल्कुल, ये वो मुस्लिम फरीक हैं
जो फरीक बने फिर रहे हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ एजेंडों के तहत ये पिछले 70 सालों से मुसलमानों को बहकाते चले आ रहे हैं। इन्होंने आज देश के मुसलमानों को उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि उसके पास लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और हकीकत यह है कि ये मुद्दा बहुत पहले सुलझ जाना चाहिए था। आज जिसको जो कुछ कहना था वो सब लोग कह चुके और तमाम चीजें महफूज हो गई हैं और बहुत जल्द वो निर्णय आएगा कि जो देश के तमाम लोगों को काबिल कबूल होगा और इससे किसी की जीत या किसी की हार नहीं होगी, बल्कि देश की जीत होगी और देश की आवाम की जीत होगी। इसी चीज को लेकर आज जो है सहमति बनी है और हमें उम्मीद है कि पूरी की पूरी कि जो निर्णय आएगा वो देश के सभी लोगों के लिए होगा, एक अच्छा निर्णय होगा, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा। नहीं तो वो तो दोनों फरीक कह ही रहे हैं कि हम जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसको मानेंगे। वो तो दोनों इस बात के लिए बाध्य भी हैं और कह भी रहे हैं, आवाम के सामने कह रहे हैं, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी लोगों ने कहा इस बात को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान का मुसलमान भी चाहता है कि वहां राम मंदिर बने और ये मुद्दा जो है खत्म होना चाहिए। बहुत कुर्बानियां दे ली देश के मुसलमानों ने इन विचारधारा के विमंश की वजह से और इन मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं की वजह से एक आदमी ने ठीक है सर, एक आप कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान भी चाहता है कि राम मंदिर बने, लेकिन जो फरीक हैं जो लड़ रहे थे, जो फरीक हैं वो तो साफ कहते हैं कि हम तो लड़ते रहेंगे। एक फरीक अगर उसमें से कोई सालसी की बात भी करता है तो हमें उसको मंजूर नहीं है, हम तो लड़ेंगे और कोर्ट का फैसला मानेंगे, ये बात वो कह रहे हैं।